अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स के साथ मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं लाइंस की तादाद को जो किसी स्पेसिफ़िक एरिया में से पास हो रही हों। ठीक है जी। सबसे पहले हमें फ्लक्स का पता होना चाहिए। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हम बोलते हैं वेक्टर की तादाद को। कौन सा वेक्टर? जो किसी भी एरिया में से परपेंडिकुलरली गुज़र रहा हो, तो जितनी लाइंस उस एरिया में से गुज़र रही होती हैं उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। अब देखो, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई वेक्टर है जी, लेट करते हैं ये वेक्टर कोई फोर्स है, मतलब फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे कोई दीवार है, लेट कर लेते हैं कि ये दीवार है जिसमें से ये लाइंस जो हैं पास हो रही हैं। तो अब इस दीवार में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 5 लाइंस। तो हम कहेंगे इस दीवार के अंदर फोर्स का जो फ्लक्स है वो 5 है। क्लियर है जी? ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। एक तो ये कि फ्लक्स बेसिकली वेक्टर की तादाद है या लाइंस की तादाद है जो गुज़र रही होती है किसी भी एरिया में से, और दूसरी चीज़ कि ये एरिया जो है ये लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसे कोई फोर्सेस ले लेते हैं या कोई भी वेक्टर इस तरह हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो एरिया हम रखते हैं, लेट करते हैं वो एरिया हमने कुछ यूं रख दिया। अब देखो, यहाँ पे फील्ड लाइंस और एरिया एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इस एरिया में से कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। लिहाजा हम कहेंगे इस वक्त फ्लक्स ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि इस एरिया में से कोई लाइन पास नहीं कर रही। तो हम कहेंगे इस एरिया में वेक्टर का जो फ्लक्स है वो ज़ीरो है। ठीक है जी। एक तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि जैसे ये लाइंस हैं जी, ठीक है, और इसमें एक एरिया कुछ यूं पड़ा हुआ है इस तरह। ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस एरिया में से 3 लाइन गुजर रही हैं तो उसका फ्लक्स 3 है। इसका फ्लक्स 3 नहीं है। अब यहाँ पे सवाल जनरेट होता है कि सर आपने यहाँ पे तो कहा था जितनी लाइंस इसमें से पास कर रहे हैं उतना फ्लक्स होता है, 5 गुजर रही हैं तो 5 है, यहाँ पे 3 गुजर रही हैं तो फ्लक्स 3 होना चाहिए। तो मैंने ये भी आपको कहा था कि 2 शर्तें होनी लाजमी हैं। एक तो उस एरिया में से वेक्टर की तादाद गुजर रही हो, ठीक है। दूसरा, वो एरिया उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस केस में जो एरिया है ये वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसलिए जितनी लाइंस गुजर रही हैं वही फ्लक्स है। लेकिन इस केस में जो एरिया है वो वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर 3 लाइंस हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह के प्रॉब्लम को हम जो है सॉल्व करने के लिए इस एरिया को जो है हम उसके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। समझा रही बात की? ठीक है जी। अब देखो, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। ये दोनों कंपोनेंट एरिया के हिस्से हैं, लिहाजा ये दोनों कंपोनेंट्स भी एरियाज़ हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये एरियाज़ के पार्ट हैं। जो एरिया आपको दिया हुआ है उसके ये दोनों पार्ट्स हैं। तो आपने कौन सा पार्ट लेना है जो फील्ड लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो ये वाला जो एरिया है या ये वाला जो कंपोनेंट है एरिया का, उसमें से जो फील्ड लाइन गुजर रही हैं वो इसमें परपेंडिकुलर हैं। लिहाजा इस एरिया में से जितनी लाइंस पास कर रही हैं वही फ्लक्स होगा। तो 3 लाइंस पास कर रही हैं, लिहाजा फ्लक्स कितना होगा? 3 होगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि इस तरह अगर एरिया रखा हुआ उसमें से 7 लाइंस गुजर रही हों, जब आप उसको कंपोनेंट में तहलील करोगे तो यहाँ पे हो सकता है 5 लाइन इसमें से गुजरें, ये भी पॉसिबल है। तो वो 5 जो है वो फ्लक्स होगा, ना कि 7 होगा। तो आई होप कि आपको फ्लक्स का कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लक्स बेसिकली पास होने वाली, गुजरने वाली लाइंस की तादाद है जो किसी भी एरिया में से गुजर रही होती है। लेकिन शर्त क्या है
कि वो परपेंडिकुलर गुजर रही हो। तो इसकी आप डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी भी एरिया में से परपेंडिकुलरली गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स कहलाता है। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी वेक्टर पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, वेक्टर पासिंग इज कॉल्ड फ्लक्स। तो ये डेफिनेशन हमारे पास आ गई किस चीज़ की, फ्लक्स की। ठीक है, अब देखो कि ये जो वेक्टर गुजर रहा होगा किसी भी एरिया में से, जितनी उसकी लाइंस होंगी वही फ्लक्स है। अब फ्लक्स की आगे मज़ीद 3 किस्में हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और ग्रेविटेशनल फ्लक्स। तो हम यहाँ पे जो है इन तीनों के दरमियान कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर गुजरने वाला वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो फिर वो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर वो गुजरने वाली लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो फिर वो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर वो लाइंस ग्रेविटेशनल फोर्स की हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं, तो फिर जो फ्लक्स होगा वो ग्रेविटेशनल फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिहाजा हमने किसके साथ डील करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जिस वेक्टर में से जितनी गुजर रही हो वही जो है उस एरिया का जो है वो क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। अब जो फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी वो था वेक्टर पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। तो वेक्टर से मुराद कुछ भी हो सकता है, वेक्टर से मुराद फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं। लेकिन हमारा टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिहाजा हम किसके साथ डील करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो वेक्टर की जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगा देना है और बकिया सारी डेफिनेशन वैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन इसकी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इसको आप यूँ कह रहे हैं number of electric field lines passing through certain area, number of electric field lines passing through certain area is called electric flux। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है वो जाहिर किससे करते हैं, बेसिकली जो फ्लक्स है उसको हम जाहिर करते हैं फाई से। ठीक है जी, तो अब चूंकि फ्लक्स की आगे 3 किस्में हैं तो यहाँ पे हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जाहिर करेंगे फाई ई से। ये ई से मुराद होगा इलेक्ट्रिक, और फाई किसके लिए यूज होता है, फ्लक्स के लिए। तो फाई ई क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फार्मूला होता है जी ई डॉट ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है, कोई भी एरिया। समझा रही बात की। तो ये फार्मूला हमने अखज़ करना है और इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एग्जांपल देखें कि ये हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे हमने एरिया रखा हुआ है ये वाला। ठीक है, और ये एरिया कितना है, ए है। ठीक है, अब देखो एरिया परपेंडिकुलर है, ठीक है, और फील्ड लाइंस 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं। मैं उसको जनरलाइज करके इसको मैं ई कह देता हूँ। ठीक है जी, इसकी चूँकि मैं डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा इसलिए इसको मैं एज ए स्केलर ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब सिंपल सी बात ये है कि अगर डेफिनेशन से देखें तो भाई जितनी लाइंस गुजर रही हैं किसी भी एरिया में से वो वहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन मसला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इन्फिनाइट, 7, 8, 9, 10 नहीं होंगी बल्कि इन्फिनाइट होंगी। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लक्स कितना है, वैल्यू अगर उसकी फाइंड करनी हो तो हमें उसका कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करोगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसमें से पास करवा रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ज़रब दे देनी है परपेंडिकुलर एरिया के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या काम करना है, ज़रब दे देनी है परपेंडिकुलर
एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसका जो है वो फार्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने लगाते जाना है और आप जो है वो फार्मूला इसका डराइव कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो कि E डॉट ए है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें जो केस 1 में डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल E आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इस पे जो एरिया परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी है? वो A है। तो क्या ये सारा परपेंडिकुलर है? बिल्कुल, ये एरिया E पे परपेंडिकुलर है, लिहाजा हम इस एरिया को इसके साथ ज़रब दे सकते हैं। तो परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है? A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? EA आ जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा उस केस में जब एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। क्लियर है जी? अच्छा, अब हम इसकी दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इनकी तादाद कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ठीक है जी, और इसके अंदर एरिया हम रख देते हैं कुछ इस तरह, और ये एरिया कितना है? A है। अच्छा, फार्मूला हमारे पास क्या है? ये सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं हम। फार्मूला हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना फाई E वो बराबर होता है हासिल ज़रब के। किसका हासिल ज़रब? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो कि कितनी है? E, और परपेंडिकुलर एरिया। लेकिन इस सेकंड केस के अंदर अगर हम देखें तो एरिया तो पैरेलल है, एरिया परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो हम लिखेंगे कि इस केस में एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि जो एरिया है जो कि परपेंडिकुलर है वो 0 है। उसकी वैल्यू कितनी है? 0। देखो ना, सारा एरिया पैरेलल हो गया, तो क्या इस एरिया का कुछ हिस्सा ऐसा है जो परपेंडिकुलर नहीं है? सारा का सारा ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है। इसलिए हम कहेंगे कि इस केस में जो परपेंडिकुलर एरिया है वो नहीं है, वो 0 है। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर एरिया की जगह पे A लगा दें। क्यों? क्योंकि ये वाला जो A है ना, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। तो इसलिए हम कहेंगे परपेंडिकुलर ये जो A है ये 0 है, या फिर यूं कह लो कि एरिया की जो वैल्यू परपेंडिकुलर है वो कितनी है? 0 है। तो इसलिए हम कहेंगे फाई E कितना होगा? 0 का। वैसे भी लॉजिकली जो डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। ठीक है, तो इस केस में तो कोई भी लाइन नहीं गुजर रही, लिहाजा फ्लक्स नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स नहीं है। बात की समझ आ रही? अच्छा, उसके बाद हम इसको जनरलाइज करते हैं कि एक तीसरा केस है, हो सकता है ये एरिया पैरेलल भी ना हो, परपेंडिकुलर भी ना हो। तो एक तीसरी सिचुएशन जनरेट होती है, वो क्या है उसके बारे में सीखते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है कि इसमें लेट करते हैं ये फील्ड लाइंस हैं जी, ये सारी क्या हैं? फील्ड लाइंस। और इसके अंदर हमने एरिया जो है वो कुछ यूं रखा हुआ है जी। तो केस थर्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद इंटेंसिटी के बराबर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर। हमने एरिया कुछ इस तरह रख दिया। अब हमने हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला था उसके तहत हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को उस एरिया के साथ ज़रब देनी होती है जो एरिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे जो एरिया है इसके ना ही ये पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, यानी कि कुछ हद तक ये पैरेलल है और कुछ हद तक जो है ये परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इस एरिया को इसके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील करना पड़ेगा। अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर आप बुक में देखें तो वो ये कहेगा कि एरिया जो है ना उसका नॉर्मल फील्ड लाइंस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। एरिया का जो नॉर्मल है ना वो फील्ड लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब एरिया का नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि अगर ये लाइन कोई भी लाइन है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दो तो हम कहेंगे
कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये इसके ऊपर नॉर्मल है। तो एरिया का नॉर्मल क्या होगा कि एरिया के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो ये अगर एरिया है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन फिर ये वाली होगी ना, ये नॉर्मल होगा इसके ऊपर। तो सिचुएशन ये है कि जो एरिया का नॉर्मल है, एरिया को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कुछ इस तरह रखना है कि जो एरिया का नॉर्मल है वो फील्ड लाइंस के साथ कुछ एंगल बनाए। तो हम कैसे, देखो ना, ये एरिया है तो इसके ऊपर ये वाला नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल फील्ड लाइंस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट करते हैं वो एंगल थीटा है। समझ आ रही बात की जी। तो अब जो है वो अपनी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। देखो अब ये जो एरिया है ये मुकम्मल तौर पे ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही मुकम्मल तौर पे ये पैरेलल है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा कुछ हद तक ये पैरेलल है और कुछ हद तक जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को उसके कंपोनेंट के अंदर तहलील कर देंगे। ठीक है जी, लेट करते हैं, एक कंपोनेंट हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और एक कंपोनेंट हमारे पास ये हो गया। एक थ्योरम है जो कि आप बड़ी क्लासेस के अंदर जाके पढ़ोगे कि जितना एंगल ये होता है ना उतना ही एंगल ये होता है। अगर ये थीटा है तो जाहिर है ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो इस एरिया के दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट ये बन गया और एक ये। आपको पता है थीटे के सामने हमेशा साइन आता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी, और ये थीटा लग गया और किसको रिजॉल्व करने, ए को, लिहाजा ये बन जाएगा ए साइन थीटा। एफ को रिजॉल्व करें तो बन जाएगा एफ साइन थीटा, ए को रिजॉल्व करें तो बन जाएगा ए साइन थीटा। ये फर्स्ट ईयर के अंदर वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर जो है वो आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये थीटे के सामने आएगा ए साइन थीटा। अब ए को हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो थीटे के अलॉन्ग क्या आएगा, ए कॉस थीटा। इसको मैं लिख देता हूँ ए कॉस थीटा। अब देखो फ्लक्स मालूम करने के लिए हमें ज़रब देनी पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर एरिया के साथ, लेकिन इस केस में कोई एरिया परपेंडिकुलर नहीं था मुकम्मल तौर पे, इसलिए हमने क्या किया कि इसको इसके कंपोनेंट में तहलील कर दिया। अब इसके कंपोनेंट में से कोई ऐसा कंपोनेंट लाजमी होगा जो फील्ड लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड लाइंस के साथ जो है वो 90 का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्ल के अंदर ए कॉस थीटा जो है ना वो ई के साथ जो है वो 90 का एंगल बना रहा है, यानी कि ए कॉस थीटा ई पर परपेंडिकुलर, लिहाजा हम ज़रब देंगे ई को और ए कॉस थीटा को। तो क्या बन जाएगा ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा, तो बन गया ई ए कॉस थीटा। अब आपने ये पढ़ा था कि ये जो ए डॉट बी होता है ये होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कि अगर ए डॉट बी लिखा हो तो ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर ए बी कॉस थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पे ए डॉट बी लगा सकते हैं। जैसे ई ए कॉस थीटा है तो इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं ई डॉट ए। जब डॉट खत्म करेंगे तो दोबारा फिर वो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये मिकदार कौन सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो भाई ये एक स्केलर मिकदार है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि अगर दो वेक्टर को डॉट के जरिए ज़रब दी जाए तो जो जवाब आएगा वो एक स्केलर मिकदार होता है। तो भाई देखो ये दो वेक्टर्स हैं, इनको डॉट के जरिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लिहाजा इनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। अच्छा, उसके बाद इसके यूनिट की बात करते हैं। इसका जो यूनिट होगा वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, चूँकि ये ई ए के इक्वल है, ई ज़रब ए, तो इसलिए फ्लक्स का जो यूनिट है वो आप निकालेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है उसको ज़रब देंगे एरिया के यूनिट के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या था, न्यूटन पर कॉलम, ठीक है। और ये जो एरिया है इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में जस्ट आपको यही समझाना था कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कल का लेक्चर बहुत अहम होगा, वो आपने ज़रूर देखना। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।